गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लेसन कर रहे थे सेल यानी कि कोशिका। लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी सजीव की जो सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी जो इकाई होती है, किसी भी सजीव की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। और कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। प्रारंभिक इकाई होती है ये। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनेंगे, उत्तक से उत्तक तंत्र बनेंगे, फिर उत्तक से उत्तक तंत्र, फिर अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो ये एक प्रोसेस होती है किसी भी सजीव के निर्माण की। सजीव के अंदर पादप भी आते हैं और जंतु दोनों ही आते हैं। अब बात करते हैं, हमने क्या बात की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की, है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ खोजकर्ता के बारे में पढ़ा, कुछ कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, है ना। उसके अपवाद भी देखे हमने, उनकी क्या कमियां थी, नया आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। और उसके आधार पर लास्ट में हमने पढ़ा था कि कोशिका के आधार पर जीवों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव कौन से होते हैं? जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वे एक कोशिका में आएंगे, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोश के जीव कहेंगे। बहुकोश के जीव के अंदर आते हैं सारे जितने पादप और जंतु है, और एक कोशिका में मैंने कुछ उदाहरण बताए थे आपको, एक अमीबा, पेरामीशियम आदि, वो आते हैं एक कोश के जीव के अंदर। आज अपने बात करेंगे कुछ अलग, नया टॉपिक स्टार्ट करें कोशिका के प्रकार से, यानी कोशिका के प्रकार कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक इसे बोलते हैं अपने आदिम कोशिका, आदिम कोशिका, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। इसको कहते हैं एडवांस सेल, एडवांस सेल, या फिर इसको क्या कहते हैं? आधुनिक कोशिका। इसको आधुनिक कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक के बाहर क्या नहीं होती है? इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, यानी केंद्रक के बाहर पाए जाने वाला जो आवरण होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब देखिए बात कि जब इसके ऊपर केंद्रक के बाहर अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो केंद्रक के अंदर नहीं रहेगा, वो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या रहेगा? बिखरा हुआ रहता है। तो इसके कारण क्या होगा? जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहेगा। जबकि इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली होती है, जिसके कारण इसमें पाया जाने वाला जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है, जितना भी आनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, इसके अंदर दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें क्या है? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इसमें क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके बारे में बात करते हैं अपने, इसके अंदर गमन के लिए क्या चीज होती है? इसमें ये जो जीव है या इस प्रकार की कोशिका वाले जीव वो किस प्रकार से गमन करेंगे या अपनी गति को दर्शाएंगे? तो इनके अंदर गमन को दर्शाने के लिए इसके अंदर एक तो क्या होता है? फ्लैजिला और एक सीलिया नामक संरचना पाई जाती है। यानी फ्लैजिला और सीलिया नामक जो संरचना है उसके कारण ये क्या करता है? गमन कर सकता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। फिर बात करते हैं, इसमें ऊर्जा निर्माण के लिए क्या होता है? इसमें ऊर्जा के निर्माण के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। यानी ये मीजोसोम से क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। मीजोसोम से क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अंदर क्या होगा?
इसमें ऊर्जा निर्माण के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। इसमें राइबोसोम कौन सा होता है? कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसके अंदर कौन सा होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल की बात करें अपने, एग्जाम्पल इसके अंदर माइकोप्लाज्मा, और यहां पर अपने बात करें तंत्रिका कोशिका, जैसे मान लो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये इसके कुछ अंतर थे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? आदिम यानी प्रिमिटिव कोशिका होती है। ये एडवांस कोशिका होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, उसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। इसमें धुरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें धुरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। धुरी झिल्ली वाले कोशिकांग मतलब जिसके ऊपर डबल लेयर होती है वो पाए जाते हैं। इनमें गमन के लिए फ्लैजिला और सीलिया नामक संरचना पाई जाती है, जबकि इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसमें ऊर्जा निर्माण के लिए मिजोसोम पाया जाता है, इसमें ऊर्जा निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना पाई जाती है। राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उदाहरण के लिए माइकोप्लाज्मा और तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने बात करेंगे कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, उसके बारे में बात करते हैं। छोटी और बड़ी कोशिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। जीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसे किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा, जो भी हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उदाहरण पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा। यानी ये क्या होती है? सबसे जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपने जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद में बात करते हैं अपने जीव जगत की सबसे लंबी कोशिका। जीव जगत की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, उसके बाद में अगर मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। ये सबसे छोटी बड़ी, इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो एक कोशिका है, एक जो कोशिका होती है उसको कितने भागों में अपने बांट सकते हैं? एक कोशिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसके अंदर पाई जाती है झिल्लियां, क्या पाई जाती है? झिल्लियां। और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य। झिल्लियों को 2 भागों में बांटेंगे अपने। 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है? कोशिका भित्ति, और एक होती है कोशिका झिल्ली। झिल्लियां 2 ही होती है, एक होती है कोशिका भित्ति और एक क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इसको भी अपने 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो केंद्रक और एक क्या होगा? कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाएंगे? कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा रफली डायग्राम मैं बना के आपको बताता हूं कि क्या होता है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इसके ऊपर डबल लेयर है, ये रफली डायग्राम है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें आप इसको। ये हमारा डबल लेयर है। ठीक है, कोशिका भित्ति मान लो इसको, ये इसकी कोशिका झिल्ली मान लो,
इसके बीच में सेंटर में ये क्या होगा, केंद्रक मान लो इसको, ठीक है। उसके बाद में ये जो पदार्थ है ये क्या कहलाता है, ये कोशिका भित्ति मान लो इसको, कोशिका भित्ति है ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कोशिका की संरचना बता रहे हैं अपने। उसके बाद में ये क्या होगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, ये क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य। अब बात करते हैं ये जो कोशिका द्रव्य है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कोशिका द्रव्य, और इसके नीचे क्या लिखा है, कोशिकांग। यानी कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका के जो अंग होते हैं वो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं, ईआर की बात करें तो इसके अंदर पाए जाते हैं ना, ईआर वगैरह, ये सारे इसके अंदर, जितने भी कोशिका के अंग है वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोई जीव जीवित है, इसका मौलिक आधार या मुख्य आधार क्या है, उसके अंदर क्या पाया जाना चाहिए, जीव द्रव्य पाया जाना चाहिए। और जीव द्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है, एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अगर अपने इस केंद्रक को और इस कोशिका द्रव्य दोनों को मिला लें तो किसका निर्माण करेंगे, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक रफली डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, शायद हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो अब अपने ये कुछ भाग है, आज अपने पढ़ेंगे झिल्लियों के बारे में, फिर अपने केंद्रक और उनके अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य और उनके कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज अपने बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो पहला पॉइंट क्या है, कोशिका भित्ति। हमें पता होना चाहिए कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी जितने भी प्लांट सेल है उनमें तो पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उनके अंदर ये क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। केवल और केवल किसमें पाई जाएगी, प्लांट सेल और कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर हो सकती है, पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ये क्या रहेगी, एब्सेंट रहती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसका जो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे को यांत्रिक सहारा देना, पौधे को यांत्रिक सहारा देना। और दूसरा इसका कार्य होता है दो कोशिका के मध्य, दो सेल के मध्य पदार्थों के आवागमन में सहायता करना, पदार्थों के आवागमन में सहायता करना। यानी दो कोशिका के मध्य जो पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, कोशिका भित्ति के कारण हो रहा है। तो इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है, पौधों को यांत्रिक सहारा देना और दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आवागमन में सहायता करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। और किसकी बनी होती है मैंने बात कर ली। और वैसे अगर देखा जाए जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए आप। 3 स्तर कौन से होते हैं, एक होती है मध्य पटलिका, उसके बाद में क्या आती है प्राथमिक भित्ति, उसके बाद में प्राथमिक भित्ति, और उसके बाद में कौन सी आती है द्वितीयक भित्ति। 3 भित्तियां आती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। ये जो होती है ना, ये किसी भी कोशिका भित्ति की सबसे भारी परत होती है। उसके बाद में प्राथमिक भित्ति आएगी, उसके बाद में द्वितीयक भित्ति। तीनों मिलकर क्या करती है, हमारे कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ये भी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह इनकी बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में इतना ही था आपके लिए। अब बात करते हैं अपने कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के अंदर बात करें तो ये दोनों में पाई जाती है। ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है, प्लस किसमें पाई जाती है, एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है। और ये दोनों ही जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में समान प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में
समान होती है। यानी चाहे अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें चाहे यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उनके दोनों के अंदर ये जो कोशिका जो झिल्ली होती है वो समान प्रकार की पाई जाती है। ये इसकी मुख्य बात है। इसको अपने कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य झिल्ली कहते हैं इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। उसको तो कोशिका भित्ति को क्या कहेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसको क्या कहेंगे? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्योंकि कारण क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो तो लगभग सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो उन पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर आने देती है जो कि उस कोशिका के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। अगर कोई भी पदार्थ उस कोशिका के लिए क्या हानिकारक है तो वो उस पदार्थ को उस कोशिका से बाहर ही रोक देती है। यानी इसका मतलब क्या कर रही है? वो पदार्थों का चयन कर रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। और इसके अंदर अपने क्या कह सकते हैं? इसका भी काम भी क्या होता है? इनका भी विसरण और प्रासरण से संबंधित काम होता है। विसरण और प्रासरण, जिसको अपने थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि विसरण और प्रासरण क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख लें यहाँ पर ही कि विसरण और प्रासरण क्या होता है। किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ही विसरण और प्रासरण कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा ही अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बारे में अपने बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर अपने क्या कह सकते हैं कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में समान होती है, और इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पदार्थों का चयन करके हमारे पास पहुंचाती है, कोशिका तक पहुंचाती है। इनका मुख्य काम का कार्य क्या होता है? विसरण और प्रासरण करने का इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति को अपने क्या बता दिया? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो दो झिल्लियां थी हमारे पास, एक तो कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिकांग, जो कि नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। धन्यवाद आज के लिए।